अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 8 मार्च है और पोजीशन की बहुत देर से एक बात सामने आ रही थी कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने जा रहे हैं। तो वो आज बिल आखिर उन्होंने इजलास की रिक्विज़िशन भी जमा करवा दी और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करवा दी। तो अब यहाँ से एक नए फ़ेज़ का आगाज़ हो रहा है इस पार्लिमानी निज़ाम में, इस नाम नहाद पार्लिमानी निज़ाम में। इससे हुआ ये है कि इमरान खान साहब के हुकूमत में आने के बाद ख़ास तौर पर ये हुआ है कि उन्होंने इस निज़ाम की तमाम तर गलाज़तों को बिल्कुल उनके ऊपर जो मलम्माकारी हुई थी और जो बहुत खूबसूरत उनके ऊपर ग़िलाफ़ चढ़े हुए थे वो सारे नोच फेंके हैं और इस निज़ाम की सारी गलाज़त को बिल्कुल खोल कर आया तौर पर लोगों को दिखा दिया है और आवाम अब सब कुछ समझते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो इस वक्त तो जैसा कि मैं अपनी दीगर वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये कोई इंडिजिनस मूव नहीं है, ये बिल्कुल इसकी डोरें बाहर से हिलाई जा रही हैं, वरना अपोजिशन में इतना तप्पड़ ही नहीं कि वो तहरीक अदम एतमाद को पेश भी कर सकते, वो जाके उसको पास करवा लें। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चल रहा है, ये आप टीवी पे, मीडिया पे, इधर उधर ख़बरों में, अफवाहों में हर जगह सुन रहे हैं। मेरी असेसमेंट भी यही है कि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है इस वक्त और देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन आज हम इसके नतीजे पे बात नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी सूरत हाल इवॉल्व होगी आहिस्ता आहिस्ता। हुकूमत अपनी जगह बहुत कॉन्फिडेंट है और अपोजिशन जो है वो अपनी जगह बहुत कॉन्फिडेंट है। तो इस नाम नहाद मैंने इसको कहा नाम नहाद पार्लिमानी निज़ाम। तो ये नाम नहाद पार्लिमानी निज़ाम इसलिए है कि ये हकीकतन कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि इसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है उमरा शाही, अमीरों की हुकूमत। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, ये बात शायद जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये शहर में रहने वाले लोग तो इसको ना समझें कि जहाँ आबादियाँ बहुत कंजस्टेड होती हैं और जहाँ जो M&A का जो हल्का होता है वो बड़ा मुख्तसर होता है और जहाँ पे आप ज़्यादातर बाशऊर लोग रहते हैं, तालीम याफ्ता लोग रहते हैं और कहीं कहीं से आए हुए लोग रहते हैं, बिरादरियों का इतना ज़्यादा चक्कर नहीं होता। तो वहाँ पर फिर भी ये पॉसिबल होता है कि कुछ बेहतर लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग और कुछ अच्छे लोग जो हैं वो कौमी असम्बली तक पहुँच सकें या सूबाई असम्बलियों तक पहुँच सकें उन हल्कों में। लेकिन जो बेशतर हल्के हैं पाकिस्तान में, बेशतर हल्के, उनकी वसअत इस कदर ज़्यादा है कि उसमें एक आम आदमी, एक बेहतर आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा अंधा पैसा ना हो, वो तो इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं मिसाल लेता हूँ अपने ज़िला की, जो मेरा आबाई ज़िला है लिया, उसमें M&A के लिए नेशनल असम्बली की सिर्फ 2 सीटें हैं और वो कम से कम 50-60 मुरबा किलोमीटर पे फैला हुआ ज़िला है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कोई आम आदमी तो उसमें सोच भी नहीं सकता। यानी उसके लिए कैंपेन करना भी पॉसिबल नहीं है। महज मैं कहता हूँ कैंपेन भी ना की जाए तो महज वो साइकिल पे जाके या पैदल जाके लोगों को सिर्फ ये भी नहीं बता सकता अपने वोटर्स को कि जनाब मैं भी इस हल्के में उम्मीदवार हूँ और मुझे आप वोट दे दीजिए, ये भी नहीं वो बता सकता। तो वो इतने बड़े हल्के में पूरे इलेक्शन को लड़ना, जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ा जाता है, कैंपेन की जाती है, धड़ों को साथ मिलाया जाता है, कहीं ट्रांसफार्मर लगवाए जाते हैं, कहीं सड़कों के वादे किए जाते हैं, बेतहाशा पैसा और ट्रांसपोर्टेशन खर्च की जाती है। इलेक्शन डे पे एक अलग ख़र्चा होता है, लोगों को घरों से उठाना, उनको इलेक्शन के पोलिंग बूथ तक, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना, फिर उनको वापस पहुंचाना, फिर खाने पीने का बंदोबस्त करना, फिर इलेक्शन के कैंप्स लगाना, ये सारा कुछ करने के लिए एक एक NA की सीट पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि 99% पीपल ऑफ पाकिस्तान, 99% वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स are deprived of their basic right to contest an election, even to think about contesting an election। यानी वो इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है, इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लिहाजा उसमें कौन आएगा? वही आएंगे जिनके पास बहुत पैसा है। और वो गॉडफादर नावल में जो उसने एक डायलॉग लिखा था और कहा था कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ ए क्राइम, तो ओनली द क्रिमिनल्स आर फॉर्चुनेट इनफ कि वो इतना पैसा इकट्ठा कर सकें
ज़ाहिर है उनकी 50,000 हरामकारियाँ होती हैं, ज़मीनों पे कब्ज़े उन्होंने करने हैं, कर्ज़े माफ़ कराने हैं, हर चीज़ उन्होंने करनी है। तो ज़ाहिर है उन्हीं के पास इतना पैसा होता है कि वो इलेक्शन में इन्वेस्ट कर सकें, और फिर ये उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो फर्दर दोबारा असम्बलियों में पहुँचते हैं और वही मरात याफ्ता तबका होते हैं और दोबारा वो उससे कई गुना पैसा बना लेते हैं। और बीच बीच में इस तरह के मौक़े भी आ जाते हैं, जैसे अभी ये मौका मतलब हमारी जो अदम एतमाद की तहरीक के दौरान बन गया है कि एक एक MNA को 50-50, 60-60, 70-70 करोड़ रुपए की, यहाँ तक 80 करोड़ रुपए की रकम भी सुनने में आई है कि 80 करोड़ रुपए की रकम भी हुकूमत से तोड़ने के लिए ऑफ़र की जा रही है अपोजिशन की तरफ से कि हमें वोट दें। अब ऐसी सूरत हाल में इस निज़ाम को हरगिज़ डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। तो ये निज़ाम है क्या? इसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। उमरा शाही, अमीरों की हुकूमत, एक प्रिविलेज्ड क्लास की हुकूमत, एलीट की हुकूमत, मरात याफ्ता तबके की हुकूमत। और इस प्लूटोक्रेसी लफ्ज़ को जो ट्रांसलेट किया है, ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में एक इंडियन जज का एक फ़िक्रा है जो जो मतलब इसकी वजाहत की है इस लफ्ज़ प्लूटोक्रेसी की। उन्होंने कहा इट्स एन एडल्ट फ्रेंचाइज इन विच वी चूज़ आवर टायरेंट्स नॉट द रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या ये एक ऐसा गंदा धंधा है कि इसमें हम अपने आका चुनते हैं, इसमें हम अपने नुमाइंदे नहीं चुनते। मैं फिर कहूँगा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि इस निज़ाम में से भी कुछ अच्छे लोग निकल आते हैं, लेकिन बस कुछ के अलावा बाकी वही एक क्लास चली आ रही है। पाकिस्तान बनने के वक्त से लेके वही क्लास चली आ रही है। वही चंद ख़ानदान हैं जिनमें मतलब वो कभी इस पार्टी में भागते हैं, कभी उस पार्टी में भागते हैं, कभी उस पार्टी में भागते हैं। उसमें गनीमत जाने के एक वज़ीर आज़म ऐसा आ गया है कि जो इस निज़ाम को तब्दील करने की, जिसने भरपूर कोशिश की और 3.5 पौने 4 साल उनके इक़्तिदार को हो गए हैं। पाकिस्तान खुदा का शुक्र है बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा था। तो इस लफ्ज़ प्लूटोक्रेसी को, जिसको इंडियन जज ने ये कहा कि ये इट्स एन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये एक ऐसा गंदा धंधा है कि इन विच वी चूज़ आवर टायरेंट्स नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें हम अपने नुमाइंदे मुंतखब नहीं करते बल्कि अपने आका चुनते हैं। इसको मैं हमेशा सलीस ज़ुबान में, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो इतना उर्दू अंग्रेज़ी की बहुत दकीक किस्म की जो इस्तिलाहात हैं उनको नहीं समझते, तो उनको बिल्कुल सादा ज़ुबान में समझाने के लिए मैं अपने कॉलम्स में इस निज़ाम की तारीफ़ इस तरह करता हूँ। फिर कहूँगा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि हमारे सामने हर 5-4 साल के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी पॉसिबल होते हैं जेब कुतरे, सर्टिफाइड बदमाश, चोर, माफियाज के नुमाइंदे, क्रिमिनल्स हमारे सामने खड़े कर दिए जाते हैं। और फिर हमें कहा जाता है, अवाम को कहा जाता है, हुजूर आपको हक़ के इंतखाब दिया, आपको हमने हक़ के इंतखाब दिया कि आप इनमें से जिसको चाहें चुन लें, अगले 5 साल हम आपकी जेब उससे कटवा देंगे। बस इससे ज़्यादा इस निज़ाम की कोई बुक़्क़त नहीं है। और इस निज़ाम की तमाम तर गलाज़तों को इमरान ख़ान साहब की जो तरीक़ाकार है, जिस तरह वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसने इसकी तमाम तर ख़ामियों को, गलाज़तों को, गंदगी को बिल्कुल आश्कार कर दिया है, खुला करके इस लोगों के सामने दिखा दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सर्फ़ की बाल्टी में आप पुराने और मैले और गंदे गलीज़ कपड़े धोते हैं और उसके बाद कपड़े निकाल लेते हैं, तो थोड़ी देर के बाद सर्फ़ का झाग ऊपर आ जाता है, तो हमें लगता है ये बड़ा चमकदार, बड़ा ब्राइट, बड़ा शाइनी झाग है, और आप उसके ऊपर हाथ मारते हैं तो नीचे से वही गलीज़ पानी निकलता है। तो इस निज़ाम की सारी गलाज़तें अब आश्कार हो चुकी हैं और ये आखिरी मार्का है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, जैसा कि आज भी इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि ये आखिरी मार्का है। इसके बाद अपोजिशन इस काबिल भी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह कि वो 2028 तक दोबारा उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम तर मुक़्तदिर हलकों को अब इस बात पर सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान इसी डगर पर चलता रहेगा या इसमें कुछ तब्दील भी होना है और इसने अक़वाम आलम में इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रहना है, और इसकी आवाम को ये हक़ हासिल है कि नहीं है कि वो भी इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।